हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्यागस्यम में। दोस्तों, आज जीएस की पाठशाला सीरीज के चौथे भाग को सॉल्व करेंगे, जिसमें जीएस के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको करना यह है कि आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, तभी आप पूरे क्वेश्चन को डिटेल में समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र हम आपको बता दें दोस्तों, ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? ये छत्तीसगढ़ में है। ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? देख लेते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है सोवियत रूस। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो इस्पात संयंत्र है, जिसका नाम है भिलाई इस्पात संयंत्र, ये सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। इसके अलावा झारखंड में एक संयंत्र लगाया गया था इस्पात, जिसका नाम था बोकारो। झारखंड का बोकारो इस्पात संयंत्र जो था, वो भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। तो भिलाई और बोकारो दोनों रूस के सहयोग से। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है। क्लियर? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है? प्रकाश की में घटना जो सूर्य की इस उपस्थिति के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाती है? तो आपको कारण बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन। परावर्तन मतलब प्रकाश की परावर्तन की कह रहा है ये। ऑप्शन बी है प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन सी है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी है व्यतिकरण। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए देख लेते हैं आगे। उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अब यहाँ पुरुष नहीं पूछ रहे हैं, महिला पूछ रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी महाश्वेता देवी, ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी, तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि ये बंगाल की उपन्यासकार थी। आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। अच्छा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1976 में मिला था। कब मिला था? 1976 में मिला था। अगला पॉइंट इसमें है, उन्होंने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने उपन्यास, उनके उपन्यास का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए पुरस्कार जीता। तो आपको याद रखना है कि किस उपन्यास के लिए आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो उपन्यास का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सलाहकुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये चारों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जहां पे सलाहाकुल उत्सव जो है वो मनाया जाता है। और ये उत्सव जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहलाता है। उत्तर प्रदेश के चारों शहरों के नाम देख लीजिए। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है बाराबंकी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका जो है
वो है आपके ऑप्शन सी, आगरा में ये उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो कप बताना है, ये खेल से संबंधित ये क्वेश्चन है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। दोस्तों सुब्रतो कप कह रहा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फुटबॉल से ये संबंधित होता है। अब फुटबॉल से संबंधित और भी कप हैं, ट्रॉफियां हैं, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक है कि किसी हाथी को परेशान किया गया है, तो उसने रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। तो यहाँ पे लिखा है रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। तो ट्रिक में हम लोगों को क्या क्या लेना है? रोष लेना है, सूंड लेना है और आम लेना है। बाकी में आकर ये कटा हुआ है, से कटा है और तोड़े कटा हुआ है। अब एक एक करके देख लेते हैं। रोज से रो ले लिया है, रो से हो गया रॉबर्ट्स कप। रो से क्या हो गया? रॉबर्ट्स कप हो गया है। सा से हो गया संतोष ट्रॉफी। मोस्ट इंपोर्टेंट है संतोष ट्रॉफी और रॉबर्ट्स कप, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सू से हो गया, सूण का सू ले लिया, सू से हो गया सुब्रतो कप। ड़ा हो गया, ड़ा से हो गया डूरंड कप। आ हो गया, आम का आ ले लिया, आशुतोष कप। और मां मर्डे का कप। ये सारे कप और ट्रॉफियां किससे संबंधित थी? फुटबॉल से संबंधित थी। याद कर लीजिए, रोष में आकर सूंड से आम तोड़े। किसने तोड़े? हाथी ने तोड़े। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, साथ ही साथ एसएससी में ये क्वेश्चन आया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आपको बता दें, जीएस के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत कम क्वेश्चन नए बनते हैं। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं 80% क्वेश्चन रोटेट होते रहते हैं। कभी इसमें पूछा जाएगा वही क्वेश्चन, कभी उसमें पूछा जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप की टीम ने आपके लिए जीएस की पाठशाला एक अलग से बनाया हुआ है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और यही क्वेश्चन आपको आगे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी है अम्ल, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, जलप्रपात मतलब होता है झरना। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपको बताना है। कपिलधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, किस राज्य में है, वो अभी हम आगे बताएंगे। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है सिप्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है आपका नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये लोक नृत्य है यक्षगान, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कहाँ से है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। आपको बताना है वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत किसका नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन बी है सलीम अली, ऑप्शन सी है जादव पायंग, ऑप्शन डी है अमृता देवी। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है अमृता देवी विश्नोई।
अमृता देवी विश्नोई का अगर नाम सुने होंगे, पर्यावरण पढ़ा है आपने डिटेल में, तो अमृता विश्नोई का नाम सुने होंगे। अमृता विश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार व्यक्तियों या किसी संगठन को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उसके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। तो वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अमृता देवी के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट, कनाडा की सडवरी खान निकाला जाता है। कनाडा की सडवरी खान से क्या निकाला जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। कनाडा की जो सडबरी खान है, वैसे तो उसमें से चांदी अधिक मात्रा में निकाला जाता है, चांदी के अलावा यहाँ पे निकेल और प्लेटिनम भी मिलता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी पे जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आरबीआई के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। इनमें से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए है बैंक मुद्रा जारी करना, तो आरबीआई का ये काम होता है बैंक की मुद्रा जारी करना। ऑप्शन बी इसमें है वाणिज्य बैंकों के नगद भंडार का अभिरक्षक होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी साख नियंत्रक होता है, यह भी सही है। ये तीनों काम है। चौथा देख लेते हैं, जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। तो आरबीआई जनता को ऋण नहीं देता है, ये बैंकों को ऋण देता है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी गलत है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया आरबीआई का कार्य नहीं है, तो यही आरबीआई का कार्य नहीं था, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है भारतीय संविधान की। ऑप्शन ए दल बदल के आधार पर अयोग्यता के रूप में प्रावधान, ऑप्शन बी है पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व, ऑप्शन सी है राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन, और ऑप्शन डी है भाषा। दोस्तों आपको हमने पहले भी बताया है कि 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है लाफिंग गैस या इसे हास्य गैस कहा जाता है, क्या है। लाफिंग गैस क्या है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन पेरोक्साइड। चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाफिंग गैस पूछ रहा है, तो लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है। अभी हाल ही में वीडियो का एग्जाम हुआ था, री एग्जाम वीडियो का हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। आपको बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई किताब है। वेल्थ ऑफ नेशंस की पुस्तक के जो लेखक, इन चार ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है माल्थस, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है लियोनल रॉबिन्स। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना है, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो किस पुस्तक के लिए मिला है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए गोरा, ऑप्शन बी है गीतांजलि, ऑप्शन सी है द होम एंड द वर्ल्ड, ऑप्शन डी है ग्रेन ऑफ सैंड। तो सही आंसर लगाना है दोस्तों इसका आपको। तो आपको एक चीज और बता दें हम पहले, इसके बारे में आंसर बाद में बताएंगे, कि रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अगर भारतीय हैं साहित्य के क्षेत्र में, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और किस
किताब के लिए, किस पुस्तक के लिए मिला है? तो गीतांजलि, गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, दोनों के बीच की योजक कड़ी आपको बतानी है। इन दोनों के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा को, ऑप्शन बी है युगलीना को, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम को, और ऑप्शन डी है पैरामीशियम को। दोस्तों इसका सही आंसर लगाना है आपको। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में किसे जान जाता है? ऑप्शन ए है अमीबा, युगलीना, प्लाज्मोडियम या पैरामीशियम। तो सही आंसर आप जानते होंगे, इसका सही आंसर है युगलीना। युगलीना जो होता है पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्ले मिंटो सुधार का भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन सी है 1923 और ऑप्शन डी है 1909। इसका सही आंसर लगा लो दोस्तों। इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार जो है वो अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था 1909 में। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन आप कर पाएंगे इसे। देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। चौथ और सरदेशमुखी ये एक प्रकार के कर हैं। पहले हम आपको समझा दें ये क्या है। ये एक प्रकार के कर हैं। वो पूछ रहा है किन किन कंडीशनों में ये कर लगाए गए थे, ठीक है ना। मराठा काल में ये कर थे, चौथ और सरदेशमुखी। अब इन पर विचार करना है। पहला देखिए, सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था, मतलब 10% एक्स्ट्रा कर लगाया जाता था उन भूमि पर जिस पर मराठाओं ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। उन भूमि पर 10% अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता था, सरदेशमुखी कर होता था, ठीक है ना। दूसरा जो है, मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 1/4 कर होता था। तो क्या आप इन दोनों से सहमत हैं? तो वो ये कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए। दोनों यहाँ पे सही हैं। जो सरदेशमुखी कर होता था वो 10% लगाया जाता था, और कहाँ लगाया जाता था? जिस पर मराठाओं ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया उन पर यह लगाया जाता था। दूसरा जो है, मराठा छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिए जाने वाला भू राजस्व कर था। दोनों सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड लेटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। बात हुई है यहाँ पे 1857 की क्रांति की। तो दोस्तों आज तारीख है 19 जुलाई। 19 जुलाई 1827 में मंगल पांडे जी का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? मंगल पांडे। 19 जुलाई 1827 में, 19 जुलाई 1827। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आज की तारीख। आज के दिन मंगल पांडे का जन्म हुआ था और 1857 की क्रांति से इनका बहुत ताल्लुकात है। क्या? 18 फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल जो होती थी उस पर रोष फैला। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। डेट याद रखिए, 29 मार्च 1857 में। फिर इसके बाद मेरठ में यह आवाज उठाई गई। फिर इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया था। और ये जो बात उठाई गई थी, देखिए हम आपको बता दें उस समय जो सैनिक हुआ करते थे या तो वो हिंदू होते थे या फिर वो मुस्लिम होते थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सेनाओं में रखे जाते थे। हिंदुओं को आप जानते हैं ये गाय की चर्बी को नहीं छू सकते हैं, और ऐसे ही मुस्लिम जो होते हैं वो किसकी चर्बी नहीं छू सकते हैं?
आपके सूअर की चर्बी नहीं छू सकते हैं। लेकिन जो कारतूस खोला जाता था वो चर्बी युक्त होता था, मुंह से खोला जाता था। अब ये नहीं पता था उसमें कि सूअर की चर्बी है कि गाय की चर्बी है, तो इसीलिए दोनों ने इसमें रोष व्यक्त किया था कि ऐसे कारतूस ना बनाए जाएं जिन्हें मुंह से खोलना पड़े। इसके खिलाफ मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी और उस आवाज को दबाने के लिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। लेकिन वो जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, वो शांत नहीं हुई। ये क्रांति आगे बढ़ती रही और उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ये क्रांति फैली, लेकिन पूर्ण रूप से अंग्रेजों को इस क्रांति में से नहीं भगाया जा सका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा सदन का अध्यक्ष होता है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। तो दोस्तों जो राज्यसभा सदन होता है, ऑप्शन बी लगा लीजिए पहले तो इसका आंसर। राज्यसभा सदन का अध्यक्ष जो होता है आप जानते हैं वो अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वह सदन का सदस्य तो होता, सदन का सदस्य नहीं होता है और सदन का अध्यक्ष होता है। आपको हम बता दें वह सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का अध्यक्ष। राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन होता है और आपको यहाँ पे याद रखना है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज जो मैंने पढ़ाए हैं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आपको समझ आ गए होंगे, डिटेल आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।